आते हैं। बहुत लोग पूछते थे, लेकिन हम लोग इसका उत्तर बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते थे। आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच श्री डॉक्टर राजीव राय जी उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने परिचय कराया, डॉक्टर राजीव राय जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आकर के इसके ऊपर प्रकाश डालें कि why unity should be why you should be united and unity among us is the need of the hour. This is the topic. So कृपया आप सबसे आग्रह है कि एक बार ताली बजा करके माननीय डॉक्टर राजीव राय जी का स्वागत करें और इनके भाषण से हम लाभ उठाएं। आज की सभा में पधारे हमारे प्रबुद्ध बुजुर्ग प्रमुखगण, नौजवान दोस्तों, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 66वीं वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। मैं आप सबकी तरफ से सबसे पहले 5 या 7 नौजवान जिन्होंने कभी 15 अगस्त को ब्रह्मसी समाज की स्थापना करी थी, उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि उनका एक प्रयास आज इस मुकाम पर आया कि हम सब इतने सुदूर अपने जन्म स्थान या अपने बुजुर्गों का स्थान से यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। अब से पहले भी मुझे भूमिहार समाज या ब्रह्मसी समाज में बोलने का मौका मिला है, लेकिन सुदूर कर्नाटक में पहली बार। इसके लिए मैं रजनीकांत राय जी को और तिवारी जी को आदरणीय सम्मान करने कुछ समय पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो मुझे कई जगह पे भूमिहार संगठनों ने बुलाया, राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता बनने का सम्मान समारोह, जैसा कि राजनीतिक होता है। मैं राजनीतिक बात नहीं करने आया हूँ, मैं पार्टी की बात करूँगा। कभी कुछ उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर दूँ तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में आपके बीच में बात करने आया हूँ। मैं आपका बेटा और भाई बनकर आपके बीच में अपनी भावनाओं को प्रकट करूँगा। जो सही लगे वो सही है, जो नहीं लगे उसके लिए मुझे मार्गदर्शन करने का कष्ट करिएगा। जब मुझे बुलाया गया सम्मान समारोह में और मैं पहली बार गया बलिया में, गाजीपुर में, मऊ में, तो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि आप समाजवादी पार्टी के हैं, अपने को पंडित जनेश्वर मिश्रा का शिष्य बोलते हैं और जातीय संगठनों के मंचों पर जाकर बोलते हैं। बहुत अजीब सा लगता है। मैंने तभी उनको ये जवाब दिया था कि भूमिहारवाद या भूमिहार से बड़ा कोई समाजवादी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भूमिहार ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज को तोड़ने का हो। सच्चा समाजवादी वो है जो समाज को जोड़ने का काम करता है, समाज के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस वंश का मैं पैदा हुआ हूँ जिस वंश ने, जिस कुल ने, जिस जाति ने, जिस समुदाय ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। क्या ये सच्चाई नहीं है? अगर मैं अपने पिता को सम्मान न दूँ, अपने पिता की इज्जत न करूँ, अपने छोटे भाई का ध्यान न रखूँ, परिवार का देखभाल न करूँ और बात समाज और राष्ट्र के करूं, तो सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिकता में कहीं खरी नहीं उतरती है। आज 66 साल बाद जब मुझे बोला गया कि जब तिवारी जी का आदेश हुआ कि आपको नीड ऑफ यूनिटी पर बोलना है, तो मैं एक बार के लिए सोचा कि आपके लिए राष्ट्रीय एकता के बारे में मुझसे बुलवाया जाएगा। राष्ट्रीय एकता एक ऐसा विषय है जो 120 करोड़ लोगों को देश में लगभग हर रोज चर्चा होती है और राष्ट्रीय एकता हर चौराहे पर टूटती हुई नजर आती है। अच्छा हुआ तिवारी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे ब्रह्मसी समाज में एकता के बारे में बातें कर दी हैं, और मुझे लगता है कि बातें करने से ज़्यादा यह समय आत्मचिंतन, आत्ममंथन का है कि आज़ादी के 66 साल या 65 साल बाद हम क्यों हाशिए पर खड़े हैं, चाहे राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या इतिहासकार हमें कभी मार्शल कौम के बारे में की तरह लिखते हैं, कभी समाज के सबसे प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में बताते हैं। जो जाति विशेष है, जो समुदाय है, जो कौम मार्शल कौम के नाम से जानी जाती हो, सबसे प्रबुद्ध, सबसे बुद्धिजीवी जाति के नाम से जानी जाती हो, आज हाशिए पर क्यों पड़े हैं?
मुझे लगता है कि अगर हम सारे आत्मचिंतन और आत्ममंथन करें तो जवाब हम लोगों के बीच से निकल कर आएगा। एक और छोटा सा उदाहरण दूँ, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ तो हम राजनीतिक हाशिए पर हैं, तो उदाहरण के साथ बोलना चाहूँगा। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में संभवतः आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पार्टी ने, और मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी थी, सबसे ज़्यादा भूमिहारों को टिकट दिया। मेरा भी योगदान था। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे बीच से कोई मंत्री वहाँ नहीं है और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है। मैं थोड़ा सा आलोचना कर देता हूँ, कभी किसी को बुरा लग जाता है, लेकिन बड़ी साफ गोई से बोलता हूँ। मुंह पर कुछ और, दिल में कुछ और न बोलने की आदत मुझे कभी नुकसान भी पैदा कर देती है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। आज एक भी हमारा मंत्री नहीं है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हर जगह जहाँ मेरी संभावनाएं थी, जहाँ हुई थी, रजनीकांत राय जी को पता होगा, उनके यहाँ क्षेत्र में मोहम्मदाबाद में एक साथ दर्जनों भूमिहार लड़ गए। सबसे बड़ा भूमिहारों का क्षेत्र है। अगर हम कभी किसी काबिल हो, कहीं बात उठा सकें तो कम से कम इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि हम अपनी बात करें। वहाँ लोग मेरे पास आए कि आप किसी को मंत्री बनवा दीजिए। किस हद से मुलायम सिंह के पास या अखिलेश यादव के पास जाकर बोलूं कि मेरे कहने पर आपने 8 लोगों को लड़ाया, सिर्फ एक जीता, 7 हार गए, आप उसको मंत्री बना दीजिए। दोस्तों, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आपका इतिहास गौरवशाली रहा है। आपका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। एकता के बारे में मुझे किसी को समझाना पड़े या एकता के महत्व के बारे में किसी को बोलना पड़े, मैं नहीं समझता कि इस प्रबुद्ध समाज में जो आज सारे लोग बैठे हैं वहाँ एकता के महत्व के बारे में मुझे बातें करने की जरूरत है। आप सबको पता है एकता का कितना महत्वपूर्ण है। जरूरत इस बात की है कि हम आपस में एकता, एक सच्चाई और मैं बोलूँ जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बोलता हूँ। हमारे बीच सबसे बड़ी समस्या है, बचपन में हम लोग सुपर रिंच साबुन का प्रचार टीवी पर देखा करते थे, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों। हमारे जाति में सबसे बड़ी समस्या ये बात है कि अगर पड़ोसी बड़ा आदमी बन गया तो उसके बारे में प्रशंसा बाद में करें, तारीफ बाद में करें या उसका हौसला अफजाई बाद में करें, उसकी शिकायतें करना शुरू कर देंगे, कमियां खोजना शुरू कर देंगे। कौन सा जुगाड़ लगाकर आगे बढ़ गया, अपनी मेरिट पर नहीं गया, अपनी मेहनत के बल पर नहीं गया, उसका दुष्प्रभाव और कुछ नहीं होता है। जब हम अपने पड़ोसी को जो बहुत अपनी मेहनत से या अपनी मेरिट से या अपने कर्मों से आगे बढ़ा है, उसकी शिकायत अपने परिवार में करते हैं कि उसने तो ये जुगाड़ लगा दिया, तो भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा या हमारा बच्ची भी सुन रहे हैं और ये बात उनके जहन में जा रही है कि अमुक आदमी जुगाड़ से गया है, मेहनत से नहीं गया है और मेहनत करना वहीं वो भूल जाता है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 5 या 6% आबादी के साथ आज़ादी के बाद बिहार में 15-16 साल तक किसी भूमिहार मुख्यमंत्री ने राज किया? और क्या ये कड़वी सच्चाई नहीं है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में आपका एक भी प्रतिनिधि नहीं है? तो इसके जिम्मेदार कौन है? आज़ादी में देखिए, आज़ादी से पहले देखिए, आज़ादी के बाद के कुछ सालों तक देखिए, आप एक गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें, लेकिन आगे चलते चलते कहीं न कहीं हम भूल गए, कहीं न कहीं हम अपने भीड़ में खो गए। एक वजह जरूर है, एक बड़ी सच्चाई ये है कि हम लोगों के पास जमीन हुआ करता था, खेती हुआ करता था, और बढ़ते क्रम के साथ अगर हमारे बाप दादा के पास 100 एकड़ था, 2 हुए, 50 एकड़ हुआ, 25 एकड़ हुआ, 12.5 एकड़ हुआ, अब तो लगता है कुछ दिनों में फीट में और बिता में नापा जाएगा, और रहा नहीं। लेकिन आदतें हमारी सुधरी नहीं, अभी भी हमें जिम्मेदार हैं। काम करने के बारे में फिर वही तकलीफ शुरू हो जाती है, जुगाड़ खोजने लगते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एकता के महत्व को आप सारे लोग जानते हैं, और मैंने आपको बताया कि आप जिस समाज से या जिस समुदाय से, जिस जाति विशेष से संबंध रखते हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय एकता में रहा है, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हमारे बीच एकता नहीं है तो उसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। आदमी अपनी गलती को स्वीकार करे तो बहादुर कहलाता है। जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे
जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे कि हमारे अंदर कौन सी कमी है कि हम दिन ब दिन फांसी पर जाते रहे हैं, तब तक हम उसके समाधान की दिशा में सोचने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर एक अवॉइडिंग टेंडेंसी बन जाती है, जिस बारे में प्रयास नहीं करना है उसका लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज खोज लो। अरे हम वहाँ उतने दूर वहाँ आए हैं, 3000 किलोमीटर दूर आए, यहाँ क्या कर सकते हैं। जो 7 नौजवान या 5 नौजवानों ने जब समाज की रचना करी थी, तब कभी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं करी थी कि एक दिन यहाँ आएगा जब ये हाल भरा हुआ होगा और सारे लोग अपने होंगे और अपनी व्यथा, अपना आत्मचिंतन, अपना आत्ममंथन, अपनी भड़ास एक दूसरे के साथ निकाल रहे होंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना आया हूँ, हम गाँव छोड़कर आए हैं, वो भी एक त्याग है। ये सही है कि विकास में भागीदारी के लिए हम खुद को विकसित करना पड़ता है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब हम उतने दूर आ गए हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, हमारा बेटा बिजनेसमैन बन जाए। और उस प्रक्रिया में जो एक छोटा सा उदाहरण दिया था, हम ये नहीं बताते हैं कि हमारा बेटा कितना मेहनत करे कि और परिश्रम करे कि आगे बढ़े। हम दूसरों की जब शिकायत करने लगते हैं तो एक उसके मानसिक रूप से दुष्प्रभाव पड़ता है। उस आदत को हम बंद कर दें, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, उसको समाज की अच्छाई और बुराई का ज्ञान देने की कोशिश करें। जब तक आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते, आप भूमिहार वंश में पैदा होकर भी एक अच्छा भूमिहार नहीं पैदा कर सकते और एक अच्छा भूमिहार नहीं पैदा कर सकते, तो फिर विकास की बातें, आगे बढ़ने की बातें, एकता की बातें, सारी बातें सुनने में अच्छी लगेगी, पढ़ने में अच्छी लगेगी, लेकिन नतीजा आपके सामने रहेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों का, बच्चों का भविष्य और एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगा रहेगा। पहले हमारे पूर्वजों के दुनिया 2-3 पीढ़ी पहले ऐसा संभव था, लड़का नौकरी नहीं करेगा तो हमारे पास इतनी जमीन जायदाद थी। हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मैं भी किसी जमींदार परिवार से हूँ। दिल पर हाथ रखकर कोई बोले कि आज एक लड़की के व्यक्तिगत हिस्से में कितना जमीन आता है और उस जमीन से क्या अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, संभव नहीं है। संभव नहीं है तो इस भेड़ चाल में कहीं खो न जाए, शुरुआत करें। मैं पिछली मीटिंग में भी मैंने एक सुझाव दिया था, हम में से कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी में है, कोई किसी बड़ी कंपनी का बड़ा पदाधिकारी है। अगर हम हाशिए में चले गए हैं तो शुरुआत अपने घर से करें। अगर मुझे किसी अपने विभाग, अपने संस्थान में या अपने विभाग में किसी कर्मचारी की ज़रूरत है तो सही बात है कि मेरे ऊपर कंप्रोमाइज़ न किया जाए, लेकिन आज के वर्तमान परिस्थितियों में हो सकता है लोग फिर इसको क्रिटिसाइज करें, मैं जातिवादी बात बोल रहा हूँ। अगर हमारे बीच का कोई बच्चा बच्ची आता है और उसको मौका दे दिया जाए तो शायद एक परिवार सुधर जाएगा और एक परिवार सुधर जाएगा तो बात आगे बढ़ जाएगी। जब इतने सारे बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हों, मैं ज़्यादा इस बात पर बोलता जाऊँ तो फिर वही होगा, नेताओं की बहुत बड़ी कमजोरी है, जो बोलने के लिए बोल दिया जाता है तो चुप नहीं होते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करने आया हूँ कि अपने गौरवशाली परंपरा को अगर याद रखते हैं, शाहजहां सरस्वती से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के नेताओं की बातें करते हैं, तो हम अब आज इस भीड़ का हिस्सा न बने, आत्मचिंतन करके एक ऐसा रोड मैप तैयार करें, आज एक प्रण लेके जाएं कि आज के बाद, आज इस 15 अगस्त की जो पहली सभा यहाँ हुई, इसके बाद अगर हम जाएंगे, कुछ ये कोई बहुत हीन भाव वाली बात नहीं है कि अगर मैं अपनी कमी को स्वीकार कर लूँ, ये सही बात है। अरे उसका लड़का तो ट्यूशन पढ़ के पास हो गया, मैं अगर ट्यूशन लगा दिया होता तो मेरा 80% पा गया होता। अरे उसका तो फलाने रिश्तेदार थे, उसने सिफारिश लगा दिया तो नौकरी लग गई। बच्चे के सामने सिर्फ एक बात खास तौर से मैं बहनों से, माताओं से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से हूँ, मैं विद्यालय चलाता हूँ, मेरा ज़्यादा राजनीति से ज़्यादा अनुभव मेरा बच्चों के साथ है। सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें उनके सामने सिर्फ एक ही तस्वीर पेश करें कि मेहनत मेहनत और मेहनत के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सुन के पक गए हैं। भ्रष्टाचार कहने से, भ्रष्टाचार के बाद पिछले 15 अगस्त को अन्ना का आंदोलन था, कितनी उफान पर था, लगता था बस बुलबुला फटने वाला है और भ्रष्टाचार इस देश से जाने वाला है। वो जाने वाला नहीं है। बच्चा पैदा होता है, अस्पताल में डॉक्टर नर्स के यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जब डोनेशन की बात आती है तो पिताजी कहाँ से जुगाड़ करें, माताजी कहाँ से जुगाड़ करें, बच्चा वो देखता है। थोड़ा बड़ा होता है तो डॉक्टरी इंजीनियरिंग में या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जुगाड़ की बात होती है।
फिर नौकरी के लगाने के लिए किसी नेताजी मंत्री जी के पास जाना पड़ता है, तो उसके दिलो दिमाग में फंस जाता है कि ये भ्रष्टाचार के अलावा या जुगाड़ के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम सबको इस विचार से अपने बच्चे को दूर रखना है, उसके दिमाग में ये बात रखनी है कि सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारे पूर्वजों का गौरवमय इतिहास और आने वाला भविष्य और हमारी आंखों के सपने ही हमारे समाज को, हमारे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। 2 लाइनों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। संभव है वो मेरी 2 लाइनें आपको कुछ संदेश दे जाए। तुमने कोशिश ही नहीं की, हालात बदल सकते थे, ये अश्क तुम्हारे आंखों से भी निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर, बहुत दूर निकल सकते थे। आइए साथ में हम दरिया बने, आगे निकले, आगे बढ़ने की बात करते हैं। आपको यहाँ देख कर